नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिव गौतम। अब एक खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और एनसीपी के नेता शरद पवार ने एक तगड़ा झटका दिया है कांग्रेस और शिवसेना। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा, उनके तमाम चमचे जिस तरीके से सरकार को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसको लेकर झूठे अफवाहों के आधार पर घेरने की कोशिश कर रहे थे और उस कड़ी में उनका साथ दे रही थी शिवसेना। लेकिन अब इस पूरे मामले में शरद पवार का जो बयान आया है वो इन दोनों ही पार्टियों को आईना दिखाने जैसा है। शरद पवार ने कहा कि भारत की सेना हमेशा सतर्क रहती है, भारत की सेना अपनी रक्षा करना जानती है और भारत की सेना ने गलवान घाटी में जिस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ था वो भी इसीलिए हुआ था क्योंकि सेना सतर्क थी। हम वहाँ पर अपना रोड बना रहे हैं लेकिन चीनी लाल बंदर इसका विरोध कर रहे थे और इसी वजह से झड़प हुई, जिसके बाद भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ उसमें हिस्सा लिया और इसके लिए न प्रधानमंत्री पे उंगली उठ सकती है न रक्षा मंत्री पे। और जो लोग सवाल करते हैं उससे पहले उन्हें यह सोचना चाहिए कि इतिहास में जब वो सत्ता में थे तब वो क्या कर चुके हैं। चीन हमारी 43,000 किलोमीटर के करीब सीमा को दबा चुका है, उस पर कब्जा कर चुका है 1962 में। उसके बावजूद अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे और जैसा कि अभी ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत की सीमाओं के अंदर चीन घुसा है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, चीन भी पुष्टि नहीं कर रहा है, वो कोशिश कर रहे थे जिसका जवाब देने के लिए सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ और उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। जो लोग ये कह रहे हैं कि सेना वहाँ पर निहत्थे क्यों गई, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो 1996 से लेकर 2014 के बीच में जो कई समझौते हुए थे उसके तहत था कि सैनिकों को एलएसी के ऊपर किसी भी हालत में हथियार नहीं चलाने का समझौता था। और वैसी स्थिति में अगर वहाँ हथियार नहीं चलाए गए, केवल धक्का मुक्की से और लात घूसों से लड़ाई हुई है, उसमें भी भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, तो उन लोगों को इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति करने से पहले अपना इतिहास भी देख लेना चाहिए। सीधा इशारा उनका राहुल गांधी की तरफ था, जो बार बार नए नए वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को ये सवाल उठाते हैं कि रक्षा मंत्री विफल हो गए, सेना विफल हो गई, सेना के जो वीर जवान थे उन्हें निहत्थे भेज दिया गया। और वैसा ही काम, उसी तरीके के वीडियो बनाने का काम बाद में सोनिया गांधी ने भी शुरू कर दिया और प्रियंका वाड्रा ने भी ऐसे ही वीडियो बनाकर रिलीज करने शुरू कर दिए, जिसको उनके जो पक्षधर मीडिया है वो बार बार दिखाता है। और एक खास बात इन वीडियो में देखी जाती है कि ज़्यादातर वीडियो एक ही कैमरे से और एक ही जगह पर शूट किए जाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, राहुल गांधी जहाँ बैठकर वीडियो शूट करता है उसी तरीके की एक मूर्ति दिखाई देती है, उसी तरीके का पीछे का बैकग्राउंड है और वही स्थिति सोनिया के वीडियो में भी दिखाई देती है। यानी कि स्क्रिप्ट लिखने वाला एक ही आदमी है, डायरेक्टर भी एक ही आदमी है और एडिटर से लेकर कैमरामैन तक भी एक ही है। वैसी स्थिति में कांग्रेस के ऊपर जब राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी फंडिंग का सवाल उठा और उसको लेकर कांग्रेस ने जो कहा कि क्या इस फंडिंग को वापस देने से चीनी वापस चले जाएंगे, वही कुछ कहने की कोशिश शिवसेना ने की है। और शिवसेना ने सामना में कहा है कि जिस तरीके से आज राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या उसको वापस देने से चीनी लाल बंदर सीमा के उस पार चले जाएंगे। उन्होंने तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, देश को गुमराह करने की कोशिश की। यानी कि शिवसेना वही बात कह रही है, उसी बात को इंडोर्स करने की कोशिश कर रही है जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ साथ उनके तमाम चमचे और चेले चपाटे कर रहे हैं, चाहे उनमें कपिल सिब्बल हो या फिर मनीष तिवारी से लेकर रणदीप सुरजेवाला, अहमद पटेल से लेकर दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों। सीधे तौर पर ये लोग एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने एक मजे हुए राजनीतिक के तौर पर, पूर्व रक्षा मंत्री के तौर पर जो बयान दिया है वो वास्तविकता को दिखाता है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से भारतीय सेना पूरी तैयारियों में थी और उसी तैयारी का, उसी सतर्कता का नतीजा था कि वहाँ पर झड़प हुई। अगर वो सतर्क नहीं होते तो शायद चीनी हमारी सेना सीमा के अंदर घुस आए होते और हमारी सेना को बाद में पता चलता। इस स्थिति के साथ साथ संजय राउत ने एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया। संजय राउत ने यह कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बिहार रेजिमेंट की तारीफ की है वो बिहार में आने वाले चुनावों को देखते हुए की है। इसके बजाय उन्हें पूरे देश में जो महार रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, इन सभी की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि सभी रेजिमेंट देश की सेवा कर रही हैं, सभी रेजिमेंट देश के लिए सुरक्षा में योगदान देती हैं। इस बात को कहते हुए संजय राउत को शायद ये पता नहीं था कि बिहार रेजिमेंट की तारीफ प्रधानमंत्री ने क्यों की। दरअसल गलवान घाटी में जो एक संघर्ष हुआ था वो संघर्ष हुआ था भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट की एक टुकड़ी और चीनियों के साथ में। तो चीनियों के साथ जो लड़ने वाली उस समय जो लोग जिन लोगों ने
एक संघर्ष किया, हाथों से उनकी हड्डियां तोड़ी, उनके रीढ़ की हड्डी से लेकर गर्दन की हड्डी तोड़ी, वो सारे के सारे जवान बिहार रेजिमेंट के थे। रेजिमेंट का सिस्टम ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और ज़रूरी नहीं कि उस रेजिमेंट में केवल बिहार का ही व्यक्ति हो, ये नाम दिए गए थे। आज महार रेजिमेंट पे उत्तर प्रदेश के कई सैनिक हो जाते हैं, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट में भी कई और सैनिकों को जगह मिल जाती है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर संघर्ष हुआ था और बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने चीनियों को सबक सिखाया था, उसके लिए तारीफ तो बिहार रेजिमेंट की ही होनी थी। और कर्नल संतोष बाबू जो खुद तेलंगाना से आते थे, वो बिहार के नहीं थे, लेकिन बिहार रेजिमेंट की उस टुकड़ी के वो नायक थे, कमांडर थे। अब ये बातें शायद संजय राउत को ध्यान में नहीं रही, या फिर वो विरोध के लिए विरोध करते हुए इन बातों को नज़रअंदाज कर गए और इसी वजह से प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने बिहार रेजिमेंट की तारीफ इसलिए की है क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, उसको भी न सेना की समझ है, न सैन्य मामलों की समझ है, न सीमाओं की समझ है, न सीमा पर जो स्थिति होती है उसकी समझ है, उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है। सोनिया गांधी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनका पुराना इतिहास रहा है, पुरानी विरासत रही है कि वो फांसीवादी और नाजीवादी दोनों ही खेमों से उनके माता पिता जुड़े रहे हैं। उसके अलावा प्रियंका वाड्रा की अगर बात की जाए तो वो जिस व्यक्ति की पत्नी है, उस व्यक्ति के ऊपर देश में तमाम जमीनों को हड़पने के आरोप लग रहे हैं और उसको लेकर जिस तरीके की बातें की जाती हैं, उसके बाद भी प्रियंका वाड्रा को ये नहीं पता कि भारतीय सीमाओं के अंदर चीनियों ने किसी जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं किया है। पिछले 6 सालों में जो भी कब्जा हुआ है वो वही है जिसका जिक्र शरद पवार ने भी अपने बयान में किया है। तो निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा जो खानदान है, इसका देश की संप्रभुता से, देश की सुरक्षा या स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी होती है और अपने लिए पैसे का जुगाड़ करना होता है। लेकिन अब महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि शरद पवार इन दोनों ही पार्टियों के इस रवैये से खुश नहीं है और इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि शरद पवार का खुलकर सरकार के साथ खड़े हो जाना, केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ में खड़े हो जाना, इन दोनों पार्टियों को आसानी से नहीं पचेगा। कांग्रेस को खुश करने के लिए शिवसेना जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर सवाल उठा रही है, देश की सेना पर सवाल उठा रही है, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही है और सेना को रेजिमेंट के बीच में बांटने की कोशिश कर रही है, प्रांत और क्षेत्र के बीच में बांटने की कोशिश कर रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र सरकार के जो दिन हैं वो पूरे होने वाले हैं। और इसकी एक खास वजह यह भी है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये सब चल रहा है, उसको देखते हुए और जो गणित है विधानसभा का, उसको देखते हुए भी ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी शरद पवार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कुछ मामले होते हैं जिनमें हर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, और हमें अपने प्रधानमंत्री, अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। इस तरीके की बातें उन्होंने वहां भी कही थी, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी नहीं माने, सोनिया गांधी नहीं मानी और प्रियंका वाड्रा भी नहीं मानी और न माने कांग्रेस के छुटवैये नेता, जिसकी वजह से देश की सेना को बार बार कहना पड़ रहा है। लेकिन उस स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो गलवान घाटी है उस पर चीन ने अगर दावा कर दिया है तो वो चीन की हो गई, जबकि हकीकत ये है कि जिन सड़कों का निर्माण, जिन सुरक्षात्मक सड़कों की जरूरत थी देश को, उनका निर्माण पिछले तमाम सालों में नहीं हुआ था और उसको भारत सरकार ने दोबारा से तेजी के साथ करना शुरू किया, जिससे चीन को दिक्कत हुई। चीन को ऐसा लगा कि अब भारत जिस तरीके से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेने की बात कर रहा है, वही स्थिति अब लद्दाख के को लेकर भी होगी, अक्साई को लेकर भी होगी, और इससे पहले ही चीन वहां पर तनाव बनाकर इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन भारत सरकार ने इस पर सेना को खुली छूट दी, उसके बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद चीन को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन कांग्रेस हो या शिवसेना, वो इस बात को न समझते हुए सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से शरद पवार अब पूरी तरीके से खुलकर स्पष्ट तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार के साथ खड़े होने का एक संदेश दे दिया है। इसका मतलब यह भी है कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के दिन लगभग पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो समीकरण है उसमें से अगर एनसीपी के 54 विधायक अलग हो जाते हैं सरकार से, शिवसेना के 56 और कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या 44, उससे सरकार बहुमत में नहीं रह पाएगी। ये सरकार निश्चित तौर पर अल्पमत में आ जाएगी। और चूंकि शरद पवार ने यह बयान पहली बार नहीं दिया है, ऐसा नहीं है कि गलती से उन्होंने बयान दिया है,
उन्होंने जिस तरीके से पूरी बातें विस्तार के साथ रखी है, वो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो उस बात का स्पष्ट मतलब है कि अब वो अपना स्टैंड खुलकर और स्पष्ट तौर पर दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे पर, भारतीय सेना के मुद्दे पर और भारत की हर इस जो जमीन है उसके मुद्दे पर वो किसी भी हालत में शिवसेना और कांग्रेस के रवैये से सहमत नहीं है। और अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, अगर उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना और अपनी ही सेना पर सवाल उठाना नहीं बदला, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में अब ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में भी इसको लेकर कुछ बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अब स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र में बन रही है कि शिवसेना सोनिया सेना बनती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्रवादी होती हुई दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में अब महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की कुर्सी है वो निश्चित तौर पर संकट में आ जाएगी, और संकट में आएगी कांग्रेस की सत्ता भी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि वो सत्ता में बनी रहेगी तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा घोटाले करके अपने जेब भर सकती है, अपनी पार्टी का खजाना भर सकती है। लेकिन वो ये लोग भूल गए कि महाराष्ट्र हो या फिर पूरा देश, अगर राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात आएगी, राष्ट्रीय रक्षा की बात आएगी, तो कोई भी व्यक्ति अगर जो स्वाभिमानी है, देशभक्त है, वो चुप नहीं रहेगा। और वही दिखाने की कोशिश आज शरद पवार ने की है। जय हिंद, जय भारत।